कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के बाद मचा सियासी कोहराम। बजरंग दल पर प्रतिबंध की घोषणा पर चौतरफा हमलों का शिकार हुई कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने साधा निशाना। विश्व हिंदू परिषद ने भी जताया कड़ा ऐतराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने कर्नाटक में प्रचार को दी और गति। प्रधानमंत्री ने कलबुर्गी में रोड शो करने के साथ सिंधानूर, हॉस्पेटे और चित्रदुर्ग में रैलियों को किया संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री ने कई जगहों पर संभाला मोर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चिकमंगलुरु में कांग्रेस के लिए किया प्रचार। जेडीएस ने भी भरा है दम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव दौरे पर हिंद महासागर में दोनों देशों के बीच शांति और सुरक्षा की प्रतिबद्धता को एक बार फिर किया व्यक्त। तीव्र गति की गश्ती पोत के साथ ही पानी और जमीन पर चलने वाले असाल्ट पोत को मालदीव राष्ट्रीय रक्षा सेना को सौंपा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दक्षिण कोरिया के दौरे पर एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष से की द्विपक्षीय मुलाकात। वित्त मंत्री ने अधिक रियायती जलवायु वित्त के साथ भारत का समर्थन करने का किया आग्रह। एडीबी अध्यक्ष ने कहा बैंक रुपए मूल्य में बॉन्ड जारी कर कोष जुटाने का विकल्प पर करेगा विचार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने पद छोड़ने का किया ऐलान। कहा वर्तमान राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद नहीं लड़ेंगे कोई चुनाव। 1999 से लगातार एनसीपी के रहे हैं अध्यक्ष। पार्टी और अन्य दलों के नेताओं ने भी वयोवृद्ध नेता के ऐलान पर जताया आश्चर्य। राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार। दोष सिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर ईडी की चार्जशीट में नाम आने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें। भाजपा नेताओं ने दिल्ली सीएम के घर का घेराव किया। आवास के सौंदर्यीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के आरोपों पर भी भाजपा का प्रदर्शन जारी। हिंसाग्रस्त सूडान से 3000 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। ऑपरेशन कावेरी के तहत 231 भारतीय नागरिक सुरक्षित अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंचे। चिकित्सा जांच के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचाने की गई है व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने नफरत फैलाने वाले संगठनों पर बैन लगाने का वादा किया है और इनमें सबसे बड़ा नाम बजरंग दल का है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने का ऐलान क्यों किया है। 2022 में सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस की इस रणनीति पर जमकर हमला बोला है। कर्नाटक के होसपेट में पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले प्रभु श्री राम से तकलीफ थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से नफरत है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल, पीएफआई जैसे संगठन को बंद करने का ऐलान किया है। जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये प्रतिक्रिया अनायास नहीं थी। कांग्रेस ने मंगलवार को कर्नाटक के लिए जारी किए गए अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में कहा गया कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो बजरंग दल को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा।
घोषणा पत्र के मुताबिक कांग्रेस ने कहा है कि अगर उन्हें सत्ता पर काबिज होने का अवसर मिला तो वे बजरंग दल और पीएफआई जैसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा देंगे। कांग्रेस पार्टी जाति या धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस मानती है कि कानून और संविधान पवित्र हैं। बजरंग दल और पीएफआई जैसे व्यक्तियों और संगठनों के जरिए बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देने वाले अन्य लोगों की तरफ से इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हम ऐसी किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार निर्णायक कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र के जरिए अपनी इस रणनीति का खुला ऐलान भी किया है। कांग्रेस की इस रणनीति पर भाजपा नेताओं ने जमकर पलटवार किया है। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया। अगर कांग्रेस पार्टी आई, ये सिद्धरामैया जी जीते तो पीएफआई पर से बैन हटा लेंगे, मेरी बात याद रखना। कर्नाटक को केंद्र का एटीएम बनाया केवल और केवल सिद्धरामैया के 5 साल में भ्रष्टाचार के अलावे कर्नाटक में कुछ नहीं किया है। कांग्रेस द्वारा पीएफआई और बजरंग दल की तुलना किए जाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। विश्व हिंदू परिषद ने पीएफआई और कांग्रेस के बीच पूर्व में रहे गठबंधन को कांग्रेस के इस बयान के प्रति जिम्मेदार बताया। कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल की तुलना एक कुख्यात राष्ट्र विरोधी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के साथ की है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए, समाज के लिए समर्पित है और पीएफआई की गतिविधियों से पूरी दुनिया परिचित है। कांग्रेस घोषणा पत्र में मुस्लिम ध्रुवीकरण के अलावा वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त रेवड़ियों की झड़ी लगाई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 5 गारंटियों गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवा निधि और शक्ति को दोहराया है। इसमें पार्टी की तरफ से गृह ज्योति योजना के तहत सभी को 200 यूनिट तक फ्री बिजली, गृह लक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपए हर माह, युवा निधि के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 2 साल के लिए हर महीने 3000 रुपए और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों के लिए हर महीने 1500 रुपए की राशि देने की बात कही गई है। इसके अलावा शक्ति के तहत KSRTC, BMTC बसों में राज्य में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा मिलेगी। तो वहीं अन्न भाग्य के तहत गरीब परिवार को हर महीने 10 किलो राशन दिया जाएगा। कांग्रेस की मुफ्त रेवड़ियों की इस राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने अंदाज में तंज कसा। कांग्रेस को पक्का पता है कि कर्नाटक के लोग उसे सत्ता में नहीं आने देंगे, इसलिए वो बड़े बड़े झूठे वायदे कर रही है। जितनी बड़ी राशि और गारंटी की बात कांग्रेस कर रही है, उसमें तो कर्नाटका का खजाना भी खाली हो जाएगा, फिर भी गारंटी अधूरी रह जाएगी। जाहिर है कांग्रेस घोषणा पत्र में न केवल वोटरों को आकर्षित करने के लिए मुफ्त में दी जाने वाली चीजों की भरमार कर रही है, बल्कि वोटरों के ध्रुवीकरण का भी खास इंतजाम किया गया है। कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर एक साथ 10 मई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में राज्य की चुनावी लड़ाई डबल इंजन की सरकार बनाम मुफ्त रेवड़ियों की बहार के रूप में आकार लेती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक में पार्टी के पक्ष में चित्रदुर्ग, होसपेट और सिंधानूर के रायचूर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने चित्रदुर्ग में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के अमृतकाल में कर्नाटक का ये पहला चुनाव है। ये चुनाव कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब
सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुए, तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे आतंक को बढ़ावा देती रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक को आतंकियों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तुष्टीकरण का खेल बंद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलबुर्गी में एक रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री का ये रोड शो कलबुर्गी शहर में 6 किलोमीटर लंबा था। प्रधानमंत्री ने कलबुर्गी केएमएफ से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक तक रोड शो किया। प्रधानमंत्री के रोड शो में भारी संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर और ऊंची इमारतों पर खड़े दिखाई दिए। कई जगहों पर प्रधानमंत्री का लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान हो रही लगातार आपत्तिजनक बयानबाजी पर भाजपा का आज एक दिल चुनाव आयोग से मिला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार बनाएगी। माननीय इलेक्शन कमीशन ने सही निर्णय लिया है। जिस प्रकार के आपत्तिजनक और भड़काने वाले बयान और घोषणाएं कांग्रेस पार्टी कर रही है कर्नाटक में, उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस बौखला गई है। उन्होंने जमीनी हकीकत देख ली है। उनके ध्यान में आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है, उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है कर्नाटक में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के शिवमोगा में चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने देश भर में व्यापारियों की कमर तोड़ दी। नोटबंदी और जीएसटी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला दी है। सारे के सारे छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले सारे के सारे बंद हो गए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसान को टैक्स देना पड़ रहा है। 5% फर्टिलाइजर पे, 12% ट्रैक्टर पे, 18% पेस्टिसाइड्स पे। नोटबंदी और जीएसटी ने कांग्रेस पूरे पार्टी देश में बेरोजगारी फैला दी है। सारे के सारे छोटे व्यापारी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राज्य में मंगलवार को चुनाव प्रचार में कांग्रेस पार्टी ने नेताओं की पूरी फौज उतार दी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के पक्ष में अलग अलग जगहों पर प्रचार किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज चिंतामणि कर्नाटक में पार्टी के पक्ष में रोड शो भी किया। कर्नाटक के मांड्या में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने सत्ताधारी दल भाजपा पर प्रदेश को लूटने का आरोप लगाया। आईटी में, मोबाइल में, ऑटोमोबाइल्स में, टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर्नाटका सबसे आगे होता था। जिनको प्रदेशों में कहते हैं ना मॉडल स्टेट, हम तो कह सकते हैं कि यहाँ पे सुपर मॉडल स्टेट था कर्नाटक। बाहर से जो निवेश आता था उसमें भी हम सबसे आगे थे। लेकिन ये जो 40% की सरकारा है जिसने आपको डबल लूट दिया है, डबल इंजन नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही नुकसान हुआ। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सारा काम रुक ही गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने मालदीव दौरे के दूसरे दिन राजधानी माले में भारत की ओर से उपहार के रूप में मालदीव को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत मालदीव संबंध बेहद खास हैं और ये पूरे क्षेत्र के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित हुआ है। मालदीव की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए
द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति सोली ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध उल्लेखनीय रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मित्र देशों और क्षेत्र के साझीदारों की क्षमता निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों को एक फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज और एक लैंडिंग क्राफ्ट उपहार में सौंपा। इस मौके पर मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोली मौजूद थे। पेट्रोल वेसल हुर्वी के कमीशनिंग के साथ मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों की समुद्री रक्षा और सुरक्षा क्षमताओं में काफी सुधार होने की संभावना है। भारत और मालदीव समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, कट्टरपंथीकरण, समुद्री डकैती, तस्करी, संगठित अपराध और प्राकृतिक आपदाओं सहित साझा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की पड़ोसी पहले नीति के साथ साथ सागर विजन तथा मालदीव की भारत पहले नीति में हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षमताओं को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जताई गई है। ब्यूरो इनपुट के साथ सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इंचियोन में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के अध्यक्ष मसाद गुस्सू आसाकावा के साथ द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत की। सीतारमण और आसाकावा के बीच ये वार्ता एडीबी की 56वीं वार्षिक बैठक से इतर हुई। वित्त मंत्री ने इस मुलाकात के दौरान एडीबी अध्यक्ष से अधिक रियायती जलवायु वित्त के साथ भारत का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसका भारत और की आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। उधर एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष आसाकावा ने कहा कि बैंक रुपये मूल्य में बॉन्ड जारी कर कोष जुटाने के विकल्प पर विचार करेगा। आसाकावा ने कहा कि हम विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार चढ़ाव के जोखिम से बचने के लिए स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण को बढ़ावा देने को इच्छुक हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने सियोल में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत ने महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को जिस तरह संभाला है वो दुनिया के लिए मिसाल है। We are noticed because we are the fastest growing economy, a large economy, and not for just this year, even for the coming year. We are also noticed for the way in which we've handled the economy during the pandemic and immediately after that for the revival's sake. Tomorrow, in fact, in the ADB Governors Seminar, that is the topic on which we are expected to contribute. If Southeast Asia, East Asia can contribute towards global growth, what are the kind of things that we need to place emphasis on? And will balancing revival, a stable revival and a sustainable growth, will that be a challenge? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एडीबी की 56वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए दक्षिण कोरिया के 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। वित्त मंत्री एडीबी के संचालन बोर्ड की 56वीं सालाना आम बैठक में भाग लेने के अलावा निवेशकों को भी संबोधित करेंगे और साथ ही साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वे वैश्विक अर्थशास्त्रियों और एडीबी के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मानहानि केस में दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट गर्मी की छुट्टी के बाद आदेश पारित करेगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ सरकारी बंगले के सौंदर्यीकरण को लेकर विवाद है और बीजेपी अनिश्चितकालीन धरने दे रही है, तो वहीं दिल्ली आबकारी नीति के चलते हुए कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कोर्ट में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में ईडी ने कई अहम खुलासे किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी केजरीवाल का ब्रेन चाइल्ड है।
दिल्ली में अपने बंगले के सौंदर्यीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के आरोपों को लेकर निशाने पर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पूरक आरोप पत्र में उनका नाम शामिल किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल चार्जशीट में दावा किया गया है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति अरविंद केजरीवाल के ही दिमाग की उपज थी। इसके साथ ही इसमें तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता का भी जिक्र है। चार्जशीट में कहा गया है कि के कविता ने आबकारी नीति बनने और उसके लागू होने के बाद विजय नायर के साथ कई बार मीटिंग की थी। ईडी के आरोप पत्र में अरविंद केजरीवाल के नाम शामिल होने के बाद से बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। जिन लोगों ने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, दिल्ली के खजाने को चोट पहुंचाने का काम किया, शराब कारोबारियों के साथ सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट करने का काम किया और जिसने योजनाबद्ध तरीके से ये लूट की खुली छूट मचाई, वो मुख्य आरोपी तो जेल में है, किंगपिन अभी बाहर है और किंगपिन के साथी भी बाहर हैं। जांच एजेंसियां जांच पूरी भी करेगी और जो अभी बाहर बचे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे इसके मंत्री हो, चाहे राघव चड्ढा हो, ये सब लोग अली बाबा चालीसोर हैं। इन लोगों ने सभी ने मिलकर दिल्ली को बहुत ही बेदर्दी के साथ लूटा है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया, लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया और कहा कि ना तो वो अभियुक्त हैं ना ही गवाह हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी जांच में आज तक, जब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनी है, और खास करके ये जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज मैटर में चल रही है, कहीं पर भी मेरा नाम बतौर अक्यूज्ड, बतौर सस्पेक्ट या बतौर विटनेस, ना अभियुक्त के तौर पे, ना गवाह के तौर पे, ना संदिग्ध व्यक्ति के तौर पे कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। इस बीच भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण विवाद को लेकर उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। केजरीवाल द्वारा अपने आधिकारिक आवास की मरम्मत पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में मेरा शुरू से ही एक मत रहा है कि मास्टरमाइंड इज अरविंद केजरीवाल। ठीक है, उन्होंने कागज पे साइन नहीं किया, ठीक है कि उन्होंने सब कुछ मनीष सिसोदिया को आगे करके किया, लेकिन ये सभी लोगों में राघव चड्ढा का नाम आना ये फिर से सिद्ध करता है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे लीकर घोटाले में बहुत बड़े मास्टरमाइंड है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले ने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है। गौरतलब है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का सामने आकर खंडन नहीं किया है, जिससे उन पर संदेह गहराता जा रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान के उन इलाकों से भी लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है जो तुलनात्मक सुरक्षित इलाकों में है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने कसाला से दिल्ली पहुंचे ऐसे ही एक गुजराती परिवार से बातचीत की। ऑपरेशन कावेरी के तहत लोगों का सूडान से सुरक्षित भारत पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। अभी अभी एक फ्लाइट आई है सूडान से। मेरे साथ एक परिवार है जो गुजरात से आया है। इनकी बुजुर्ग माँ है, पत्नी है, छोटी बच्ची है और उनके पापा है। मैं कसाला से हूँ, सूडान में वो जो कसाला स्टेट है वहाँ से कसाला में हूँ। अभी हम लोग सब लोग सुरक्षित पहुंच गए। आप लोग जो न्यूज दे रहे हैं, देख रहे हैं, वो कसाला में कुछ नहीं है। कसाला में खाने पीने की चीज, ऑल ओवर लाइटिंग, पानी सब कुछ मिलता है पानी। लेकिन आप लोग जो न्यूज दे रहे हैं वो खर्टूम में है। खर्टूम में श्योर है, खर्टूम, ओमदुर्मान, नॉर्थ खर्टूम में, लेकिन कसाला में है। अभी हम कसाला से इसलिए सब लोग घबरा गए कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन कसाला में कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपको भारत सरकार के लिए क्या कहना है? भारत सरकार के लिए मुझे ये सब, ये ऑपरेशन कावेरी है वो दिस इज ए बेस्ट एंड नरेंद्र मोदी दिस इज ए बेस्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद। एंड जो अपने आर्मी सरकार, आर्मी लोगों ने जो हम पोर्सुदान से जिद्दा और जिद्दा से यहाँ मिला है, वो थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र मोदी का मैं खूब आभार व्यक्त करता हूँ।
इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। बुजुर्ग माँ से बात करेंगे। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे आप? નરેન્દ્ર મોદી જેવા માણસો બહુ ઓછા દુનિયામાં થશે. નરેન્દ્ર મોદી તો મારા ભાઈ કરતા પણ વિશેષ છે. એટલા સારા માણસ છે કે જેનો ક્યાંય એનો શું ભાષામાં એનો ઉપકાર માનવો એ નથી ખબર પડતી કે દૂર બેઠા પણ આપણું કેટલું કરે છે. બહુ આકરું છે એ બધું. इनका ये कहना है मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किन लफ्जों में करूं, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, दिल से धन्यवाद। आप क्या कहेंगी? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, थैंक यू, वंदे मातरम। बेटा आप क्या बोलोगे? कैसा लग रहा है आपको इंडिया के वापस? अच्छा लग रहा है। थैंक यू नरेंद्र मोदी। थैंक यू नरेंद्र मोदी। ये छोटी सी बच्ची का कहना है। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मेरे भाई जैसा का फर्ज अदा किया है और ये पूरा परिवार सुरक्षित है। एक माणस पण नरेंद्र मोदी जेवू न थाय। लाखों में एक है नरेंद्र मोदी, उनके जैसा सरल इंसान कोई नहीं है। कैमरामैन सौरभ और प्रबोध के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज दिल्ली। तो सूडान से सुरक्षित स्वदेश वापसी पर आह्लादित हैं परिवार। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में सिर्फ डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक
खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कर्नाटक में